हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। सो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्टोरेज पे क्रिप्टो को सेफ तरीके से कैसे रखें अपने पास, उसके ऊपर कुछ आप वीडियोस बनाना शुरू करें। देखिए, एक लॉन्ग वीडियो से अच्छा है कि छोटे छोटे टिप्स हर वीडियो में स्टोरेज को लेके बात की जाए तो प्रॉब्ली वो बेटर रहेगा। तो मैं कुछ ना कुछ हर वीडियो के अंदर ना स्टोरेज को लेके एक बात ज़रूर करा करूँगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट मिलते रहें, ठीक है? तो सबसे पहले ना एक एक चीज़ को क्लियर कर लो, जो सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप हार्डवेयर वॉलेट्स को डिसाइड कर रहे हो कि हार्डवेयर वॉलेट लेना है, तो हार्डवेयर वॉलेट में जो बिटकॉइन के लिए एक हार्डवेयर वॉलेट होते हैं और एक हार्डवेयर वॉलेट होता है जिसमें आप बिटकॉइन भी रख सकते हो और ऑल्ट कॉइन भी रख सकते हो। तो मेरा सबसे पहला जो सजेशन है, जो 6-7 साल इंडस्ट्री में गुज़ारने के बाद और अलग-अलग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, हार्डवेयर वॉलेट डिज़ाइनर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनने के बाद और एनालिस्ट को सुनने के बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि आपको अगर बिटकॉइन को स्टोर करना है, तो बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन ओनली हार्डवेयर वॉलेट का यूज़ करेंगे, और अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स को स्टोर करना है, तो वो किसी भी वॉलेट में स्टोर कर सकते हो, जो कि थोड़ा रेप्यूटेड हो। जब रेप्यूटेड की बात करते हैं, तो एन नंबर ऑफ वॉलेट है, तो किसी एक का वॉलेट का नाम लेना मतलब, अभी मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बिटकॉइन के केस में मैं 2-3 नाम लूँगा, और ये 2-3 ने कोई मेरे को पैसे नहीं दिए हैं कि मैं इनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं रेपुटेशन के मामले में ये जो 2-3 वॉलेट हैं, ये सबसे अच्छे हैं, ठीक है? और इसमें भी एक बिगिनर है और एक एडवांस है। तो अब आप ये बोल रहे हो कि ऐसा क्यों करना चाहिए? कि हमें बिटकॉइन के लिए वॉलेट अलग करना चाहिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए ऐसा क्यों? देखो, सीधी-सी बात है, अगर आप कोई भी कोई भी ऐसा वॉलेट लेते हो जिसमें बिटकॉइन भी है और बाकी क्रिप्टो भी है। अब क्रिप्टो वैसे तो 20,000 क्रिप्टो अगर आप कॉइन गेको पे चले जाओ, लेकिन चलो कई जो जैसे डिवाइसेज़ हैं, वो 5-6 हज़ार क्रिप्टो को सपोर्ट करती हैं। अब आप इमेजिन करो कि जो बाय डिज़ाइन एक वॉलेट है जिसको 5,000 क्रिप्टो को मैनेज करना है, कई ब ढेर सारी ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट करना है, तो उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो डिज़ाइनिंग है, राइट? और उसके अंदर उसको एक्सचेंज भी चलानी है, डीफाई भी चलाना है, उसके अंदर एनएफटीज़ भी देखनी है। एक हार्डवेयर वॉलेट जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी ज़्यादा उसके अंदर एक्टिविटीज़ होंगी, जितने ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेन्स होंगी, तो बेसिकली क्या है कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। और ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है कि जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो खासकर इस स्पेस में, कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ें बनानी है एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है कि अटैक्स के लिए आपके वॉलेट को ज़्यादा वल्नरेबल कर देती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोकस हर एक एरिया पे उतना ही अच्छा हो। तो कहीं कोई ज़रा-सी भी कोई वल्नरेबिलिटी रह गई, तो वो हैकर के लिए बड़ा ही अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जाता है। तो इसलिए इसीलिए जब बात करते हैं हम स्टोरेज की, तो बिटकॉइन के लिए जो बिटकॉइन ओनली हार्डवेयर वॉलेट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सिर्फ़ बिटकॉइन स्टोर होता है, राइट? वहाँ पे कोई किसी तरीके का डीफाई, एनएफटी, एक्सचेंज ये सब होता नहीं है, तो एक सिंपल इंटरफ़ेस होता है। तो जो पूरा फ़ोकस होता है वो बिटकॉइन के स्टोरेज पे होता है, उसके जो जो सिग्नेचर्स है, जो प्राइवेट कीज़ है, जो उसका सिक्योर एलिमेंट है, जो सिक्योर चिप है, मतलब पूरा फ़ोकस बिटकॉइन को सेफ तरीके से स्टोर करने पे होता है, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो बाय डिज़ाइन, बाय आर्किटेक्चर वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो इसलिए ये मैं आपको पहला टिप है कि मतलब मैं और ऐसे टिप्स देता रहूँगा कि जिसमें जब भी आपको अपने क्रिप्टो को सेव करना है, तो बिटकॉइन को बिटकॉइन ओनली हार्डवेयर वॉलेट में और क्रिप्टो को किसी भी हार्डवेयर वॉलेट में। अब इसमें भी बिटकॉइन में भी जो हार्डवेयर वॉलेट कौन-सा लें? फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किसी तरीके की अ, यहाँ पे मुझे किसी हार्डवेयर वॉलेट ने ये स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, तो मैं सिर्फ़ नाम जो है, मैं जो पॉपुलर हैं, जो अच्छे माने जाते हैं, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। एक बिगिनर के लिए ब्लॉकस्ट्रीम का जेड, जो ये वॉलेट बहुत सेफ माना जाता है बिगिनर्स के लिए, ठीक है? और आप बिटकी भी देख सकते हो, जो कि एक बिगिनर के लिए है, जो कि जैक डॉर्से की जो इनिशिएटिव है, तो जैक डॉर्से की तरफ से ये बिटकी है, सिर्फ बिटकॉइन ओनली वॉलेट है, और आपका ब्लॉकस्ट्रीम का जेड है। और एडवांस यूज़र्स के लिए भाई, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई है क्रिप्टो में, बहुत ओजी हो गए हो, काफ़ी वेल्थ है, तो आपको कोल्ड कार्ड देखना चाहिए। कोल्ड कार्ड थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है इसका सेटअप, लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी नेटवर्थ हो गई है और वो बिटकॉइन में हो गई है, तो कोल्ड कार्ड आप देख सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए ब्लॉकस्ट्रीम का जेड, हार्डवेयर वॉलेट आपका बिटकी और कोल्ड वॉलेट, और ये आप अगर आपको इंडिया से लेना है, तो आप ये ईथर बिट से ही लें। ये नहीं कि कहीं से भी आप ले लो, ईथर बिट से ही आप इसको
बाय करें। मैं किसी तरीके का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई मेरा एफ़िलिएट लिंक नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस ये करूँगा जब भी लें तो ईथरबिट से ही लें, ठीक है? तो ये भी कोई ईथरबिट ने मुझे कोई इस चीज़ के कोई पैसे नहीं दिए। अब ले आप कहीं से भी सकते हो, बट ईथरबिट जो है काफ़ी सारी हार्डवेयर वॉलेट का जो है वो रीसेलर है। ठीक है? तो ये हो गई बात इसकी कि हार्डवेयर वॉलेट को आपके अपने क्रिप्टो को आपको किस तरीके से सेव रखना चाहिए, ठीक है? अब हम चलते हैं कुछ और न्यूज़ पे। हमने आप कुछ दिन पहले ये कवर करी थी एक खबर कि क्या होगा कि अगर जो ब्लैक रॉक के अंदर लोग पैसे डाल रहे हैं ईटीएफ में, ब्लैक रॉक उतने ही अमाउंट का पीछे बिटकॉइन कॉइनबेस को कहता है कि मेरा बिटकॉइन खरीद देना। अब कॉइनबेस वो बिटकॉइन खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, या सिर्फ़ उसको एक आईओयू इश्यू कर रहा है। तो ये डिबेट हुई थी इस पे काफ़ी सारे कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो एड्रेसेस हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसमें ब्लैक रॉक ने कुछ अमेंडमेंट करी फाइनली, मतलब एक प्रेशर बना, देखो यही इस कम्युनिटी की खास बात है। तो ब्लैक रॉक ने कुछ अमेंडमेंट करी है। उस अमेंडमेंट के अंदर उसने बोला है कि कॉइनबेस को 12 घंटे के अंदर जो पब्लिक एड्रेसेस हैं ब्लैक रॉक के, जो जो वॉलेट्स हैं, जो वॉलेट एड्रेसेस हैं, 12 घंटे के अंदर उसे जो उसके ब्लैक रॉक के कहने पे उसे वो ट्रांसफर करना है उन एड्रेसेस पे। ठीक है? तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट यहाँ पे इस तरीके की है, आप इसको देख सकते हो। सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय द फोरगोइंग रिक्वायर्ड मिनिमम बैलेंस, कॉइनबेस कस्टडी शैल प्रोसेस अ विथड्रॉल ऑफ डिजिटल एसेट्स फ्रॉम द कस्टोडियल अकाउंट। जो कॉइनबेस का कस्टोडियल अकाउंट है, उससे पब्लिक ब्लॉकचेन एड्रेस पे 12 घंटे के अंदर ट्रांसफर करना है, ऑब्टेनिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्लाइंट और क्लाइंट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर ब्लैक रॉक ने ये बोल दिया कि जो फंड्स हैं, जो बिटकॉइन है, वो आप जो पब्लिक ब्लॉकचेन एड्रेस है, उस पे ट्रांसफ़र कर दो, तो कॉइनबेस को 12 घंटे के अंदर वो करना है। अच्छा, अब आप ये बोल रहे होगे कि सर ये जो एड्रेसेस हैं, ये पब्लिक क्यों नहीं कर रहा ब्लॉकचेन, ये ब्लैक रॉक? इसकी सिंपल, ब्लैक रॉक ना इसलिए ये पब्लिक नहीं कर रहा, पब्लिक एड्रेसेस इसलिए पब्लिक को इश्यू नहीं कर रहा, क्योंकि क्या होगा कि अगर ब्लैक रॉक का ये कहना है कि अगर हमने एड्रेसेस पब्लिक कर दिए, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग उस पे ना तरह-तरह की क्यों ऑर्डिनल्स भेजने लगते हैं। और कई ऐसे सैंक्शन्ड अकाउंट्स होते हैं, कई ऐसे सैंक्शन्ड जो जिनको यूएस की लॉ एजेंसी ने सैंक्शन किया हुआ है, वहाँ से भी वो एड्रेसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र, वहाँ से भी फंड्स जो हैं वो सैंक्शन्ड एड्रेसेस से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए, उस इन इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने वो पब्लिक नहीं करते हैं एड्रेसेस को, क्योंकि या तो लोग ऑर्डिनल्स भेजते रहते हैं, एनएफटीज़ भेजते रहते हैं, या जो सैंक्शन्ड हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जो फ्लैग्ड एड्रेसेस हैं, जो क्रिमिनल के एड्रेसेस हैं, अगर क्रिमिनल ने पैसा भेज दिया वहाँ पे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट ज़रूर कर दी कि कॉइनबेस को 12 घंटे के अंदर जो है फंड जो है वो पब्लिक एड्रेसेस पे ट्रांसफ़र करने हैं। बस वो पब्लिक के सामने वो एड्रेसेस नहीं है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट अगर कोई ब्लैक रॉक से माँगता है, तो देखा ये गया है कि ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को अपना एड्रेस दे देता है, इश्यू कर देता है, मतलब दिखा देता है कि भैया देखो मेरे पास फंड्स हैं। और फिर मैंने लास्ट वीडियो में एक बात ये बोली थी कि अभी ब्लैक रॉक को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि वो रग पुल करे, या वो ब्लैक रॉक को फ़ायदा तभी है कि जब बहुत बड़ा ट्रिलियंस में फंड हो जाए और जब वो बाइंग सेलिंग हो, तो उसकी जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है ब्लैक रॉक उससे कमाना चाहता है। तो यही उसमें उसका फ़ायदा है, ठीक है? तो ये है दूसरा। बायनांस का कुछ खबर आ रही है कि बायनांस का कुछ डेटा लीक हुआ है, जिसको बायनांस ने डिनाई किया है। बट डार्कनेट पे 13 मिलियन जो है बायनांस के यूज़र्स का डेटा रिलीज़ हुआ है। कुछ हैकर्स ने जो है वहाँ रिलीज़ किया है, तो अब ये डेटा बायनांस तो मना कर रहा है, बट ओनली टाइम विल टेल कि ये डेटा कहाँ से आया। डार्कनेट पे 13 मिलियन जो है बायनांस के यूज़र्स का डेटा अवेलेबल है, तो व्हिच इज़ वेरी कंसर्निंग। उसके बाद बिटकॉइन अ, बेसिकली क्या है कि चाइना के अंदर भी रेट कट कोई 50 बेसिस पॉइंट का डिसाइड हुआ है, लेकिन बिटकॉइन ने बिल्कुल भी उस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा रिएक्शन यूएस के अंदर जब कुछ होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, या फेड के डिसीजन से ज़्यादा मूव होता है। एक यहाँ पे इसको मैं दिखाऊँगा, जस्टिस फॉर वज़ीर एक्स यूज़र। इसमें एक यूज़र ने बायनांस के ऊपर 10 मिलियन यूएस डॉलर का कंपनसेशन का क्लेम डाला था। चिट्ठी भेजी थी, उसमें सिंगापुर कोर्ट को उसने सीसी किया था। तो इसमें बायनांस ने यही बोला है उसको, यूज़र को रिप्लाई करते हुए 23 सितंबर को, कि बायनांस ने यही बोला है कि भैया हम ज़न्मय को
ओन नहीं करते थे, ज़ेप्टा ओन नहीं करते थे। वही बात जो उन्होंने अपने ब्लॉग में डाली थी, वही ऑलमोस्ट मोटा-मोटा उन्होंने यही बात यहाँ पे डाली है। ठीक है? सो यहाँ ये डाला है कि बाइनेंस डज़ नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद WZirX यूज़र एंड बाइनेंस कैटेगरिकली डिनाइज़ एनी सच एलिगेशंस। ठीक है? तो ये यहाँ पे उसने डाला है। उसके अलावा ये देखिए होता क्या है कि आपको लगता है कि आपका ड्रीम हाउस आप ले नहीं पाओगे। फियाट के अंदर तो यही होता है कि डॉलर में देखिए कि घर कितने महँगे होते चले जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। 2016 में इतने का था, 3 लाख यूएस डॉलर का था एवरेज जो प्राइस था हो यूएस के अंदर घरों का। फिर ये सवा 3 के करीब हुआ और फिर 2024 में ये सवा 4 लाख डॉलर के करीब हो गया। लेकिन बिटकॉइन में पहले ये 600 बिटकॉइन का आता था एक घर और अब देखिए हार्डली ये ग्राफ देखिए कितना नीचे आ गया। तो बहुत कम बिटकॉइन स्पेंड करने पड़ते हैं आपको अपना ड्रीम हाउस बाय करने के लिए अमेरिका में। और जो बिटवाइज़ का ये कहना है, बिटवाइज़ के सीईओ जो हैं, जो कि उनका ये कहना है कि द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द फाइनेंस आर एलोकेटिंग टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एंड आफ्टर एवरी हाल्विंग बिटकॉइन गोज़ टू द मून और ये यहाँ पे चार्ट इसी तरीके से बता रहा है। फर्स्ट हाल्विंग पे फिर ये सेकंड हाल्विंग हुई थी, फिर थर्ड हाल्विंग हुई थी एंड फोर्थ हाल्विंग पे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है ना? चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक बारी कमेंट करके बताइएगा, ख़ास तौर पे जो स्टोरेज से रिलेटेड है, अगर आपका कुछ भी स्टोरेज से रिलेटेड और भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं कवर करता रहूँगा, तो बने रहिए, ठीक है ना? चलिए, अगर पहली बार आए हैं, तो एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।